योर ओपिनियन इज नॉट द आंसर। आपका ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल शट डाउन कर देना है और जो पैसेज में दे रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगर 24/7 मिलिट्री स्कूल्स। आई एम तमन्ना, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड दिस इज आवर क्लास 1 which is totally based on reading comprehension। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि RIMC एग्जाम में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट 1 का वो टोटली बेस करता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ऑल्दो ये आपका बहुत बेसिक सा टॉपिक होता है, पैसेज से आपको आंसर्स निकालने होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते समय हम कौन सी ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं सो दैट हम इजीली अच्छे से अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर लें। तो चलो आज का हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है कि हम एक फाउंडेशन बिल्ड कर ले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे कि क्या पर्पस रहता है, क्या मेथड रहता है, और बिल्कुल सही तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना, सॉल्व करना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाइए। उसके बाद हम एक डिसिप्लिन रीडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे RIMC स्टाइल पैसेज में, और साथ ही साथ हम एक या दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन PYQ जो ऑलरेडी आपके RIMC के पेपर में आ चुके हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअली टेस्ट क्या करता है, क्या देख रहा होता है कि क्या बच्चे में क्या क्वालिटीज है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन RIMC का बेसिकली टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीड को नहीं करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आंसर को सॉल्व कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं पैसेज से, बट ये टेस्ट करता है आपके कंट्रोल्ड रीडिंग को विद अंडरस्टैंडिंग कि आप जब रीड कर रहे हैं चीज़ों को, पैसेज को जब आप रीड कर रहे हैं तो आप उसको कितने बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ आपके मेमोरी को टेस्ट नहीं करता, बट ये टेस्ट करता है कि आप कैसे प्रूफ को लोकेट करते हैं इन द पैसेज। ओके, और साथ ही साथ ये सिर्फ आपके वोकैबुलरी को टेस्ट नहीं करता, ये देखता है, देखो वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आप सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा पैसेज में जिसका मतलब आपको पता ही नहीं होगा। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उस सिचुएशन में हमें घबराना नहीं है कि इसका तो मुझे मतलब ही नहीं पता। हमें क्या करना है, हमें मीनिंग को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम पैसेज का, उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। कोर प्रिंसिपल क्या रहता है, दैट एवरी करेक्ट आंसर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपको अपनी नॉलेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसेज में जो चीज़ें आपको दे रखी होती है आपको सिर्फ उसी में से आंसर फाइंड आउट करके देना है, या फिर कुछ उसमें पैसेज में प्रूफ दे रखा है और उस बेस पे आपको आंसर करना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योर ओपिनियन इज नॉट द आंसर। आपका ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल शट डाउन कर देना है और जो पैसेज में दे रखा है, चाहे आप उससे सहमत होते हो या नहीं होते हो, लेकिन आपको वो जो पैसेज में आंसर दे रखा है पैसेज से ही आंसर को अपने फाइंड आउट करके आंसर लिखना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक्यूरेसी जो है वो रीडिंग से आती है, comes from reading the line before and after the keyword। कीवर्ड के पहले और बाद में जो लाइन दे रखी होती है उससे आप कॉन्टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें 3 रीड मेथड अप्लाई करना है। ये आपका मेथड है 3 रीड मेथड। 3 रीड मेथड में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले हम रीड करते हैं पैसेज को ऊपर से, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं। पहली रीड जो होगी वो हम ये फाइंड आउट करने के लिए करेंगे कि टॉपिक क्या है और सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का। अब पहली रीड में आप इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि टॉपिक को और सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, और वो चीज ये रहेगी बेटा कि फर्स्ट रीड में व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट टॉपिक एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो हम क्वेश्चंस को रीड कर लें, क्वेश्चंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, अगर एनिमल्स का बार बार जिक्र हो रहा है आपके क्वेश्चंस में, इट मींस पैसेज इज बेस्ड ऑन द
एनिमल्स, राइट। वहीं अगर पैसेज में या क्वेश्चंस में आपका बार बार जिक्र हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम समझ सकते हैं कि आपका पैसेज जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ओके, तो या तो आप इसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी अपने पैसेज को पढ़ सकते हैं टू फाइंड आउट द टॉपिक एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेकेंड रीड जो होगा हमारा वो क्या होगा, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को, कीवर्ड्स मार्क करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन्स भी देखेंगे। और थर्ड रीड जो होगा हमारा वो क्या होगा, जब हमने आंसर लिख लिए उसके बाद आंसर को पैसेज से क्रॉस चेक करने के लिए हम थर्ड रीडिंग करेंगे। तो ये हमारा 3 रीड मेथड रहने वाला है। नाउ हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया। हमने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट रीड में हमें क्या करना है, हमें मेन आइडिया को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है, हमें उस सेंट्रल आइडिया को फाइंड आउट करना है। अब ये सेंट्रल आइडिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये पूछना है कि व्हाट इज द राइटर मेनली ट्राइंग टू से, किसके बारे में राइटर यहाँ पर बता रहा है पैसेज में। देन लुक एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस केयरफुली। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप ओपनिंग लाइन यानी कि जो पैसेज की सबसे पहली लाइन होती है वो पढ़ सकते हैं, और लास्ट की जो लाइन होती है क्लोजिंग लाइन उसको पढ़ सकते हैं। सेपरेट द सेंट्रल मैसेज फ्रॉम द स्मॉल एग्जाम्पल्स एंड डिटेल। तो सेंट्रल मैसेज को आपको फाइंड आउट करना है, बट जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्किमिंग वर्सेस स्कैनिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि जब हम जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं ना, ओवरऑल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ओवरऑल सब्जेक्ट को जानने के लिए, उसी को हम स्किमिंग कहते हैं। तो हमारा स्किमिंग कहाँ काम आएगा, हमारा स्किमिंग आएगा काम फर्स्ट रीड में। हमने बोला ना कि फर्स्ट रीड करेंगे, तो फर्स्ट रीड में जो पहली रीडिंग हम करेंगे उसमें हम स्किमिंग करेंगे। एंड स्कैनिंग का मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक वर्ड, जैसे एक आंसर पूछा गया क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम अच्छे से सारी चीज़ों को स्कैन करेंगे, इसी को हम स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग हमारा सेकेंड रीड में काम आएगा, ठीक है, हम स्कैनिंग सेकेंड रीड में कर रहे होंगे। तो आपको दोनों ही स्किमिंग और स्कैनिंग का यूज करना है व्हाइल सॉल्विंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब देखो, द आंसर इज क्लियरली अवेलेबल इन द पैसेज। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आपका डायरेक्टली पैसेज में आपको मिल जाता है। ओके, सो डू नॉट रीराइट द होल पैराग्राफ। RIMC के पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि जो पैसेज में आपको बिल्कुल पैसेज में दे रखा है जो पैराग्राफ, वो पूरा पैराग्राफ उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम करना है। चाहे पैसेज में आपको डायरेक्टली चीजें दे रखी हो, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे, जो चीजें पूछ रखी होगी क्वेश्चन में, उसी का आंसर आपको यहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर आपको सिंपल, कंप्लीट और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करने होंगे रिलेटेड टू योर आंसर। सेकेंड आपके होंगे इन्फरेंस क्वेश्चंस। अब देखो, इन्फरेंस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो आपके पैसेज से ऑब्वियस हो जाती है, लेकिन उसको डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं कर रखा होता, उसके सिर्फ कुछ हिंट दे रखे होते हैं, कुछ चीजें मेंशन हो रखी होती है, फैक्ट्स दे रखे होते हैं, बट डायरेक्टली आपका आंसर नहीं मेंशन होता। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, आपको ये समझना है कि क्या पूछा गया है और क्या हमारा पैसेज हमें बता रहा है। ओके, सो कंबाइन नियर बाय क्लूज। जो क्लूज आपको दे रखे होंगे कि राइटर का मतलब क्या है उस चीज को बोलने का, वो आपको अच्छे से कंबाइन करना है। और एक्सट्रीम आंसर्स को हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है, खुद से अपना ओपिनियन कभी भी नहीं डालना है। वोकैबुलरी आ जाते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं वोकैबुलरी वाले, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इसका अपोजिट बताओ, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताओ, या कुछ और पूछ सकते हैं कि इस वर्ड के अलावा हम इस जगह कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन मेमोराइज्ड मीनिंग। उसमें आपको ऐसा नहीं करना कि ये तो मैंने याद ही नहीं करा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। नो, अगर आपको उस
अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं भी पता तो भी आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड, उसको समझ के, उसका मतलब समझ के आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, उस सिचुएशन में क्या मीनिंग जो है वो बेस्ट फिट हो रहा है। आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेक्स्ट आपके रहते हैं फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन। फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? इडियोमैटिक मीनिंग होता है उनका, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस। उसमें आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक वर्ड को नहीं समझना, हमें पूरा सेंटेंस को समझना होता है। तो इसमें आपको रीड करना पड़ता है फुल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पर रीड करना होता है और उस अकॉर्डिंग आप उसका मतलब समझेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग, उस अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस का मतलब समझेंगे और अपने आंसर को मार्क करेंगे या लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं हाउ टू राइट RIMC आंसर्स। अब देखो RIMC के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें एक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव बेस नहीं होगा। दैट मीन्स आपके सिर्फ MCQ नहीं रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको अपने आंसर को खुद से फ्रेम करना होगा। ओके, सो बिगिन विद द डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर से आपको शुरू करना है, फालतू की चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। कीप द आंसर प्रिसाइज, बहुत छोटा अपना आंसर रखना है। वेयर नीडेड इंक्लूड वन शॉर्ट सपोर्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पैसेज। जहां आपको लग रहा है कि जरूरत है वहां पर आप एक छोटा सा जो भी सपोर्टिंग पॉइंट है या जो पैसेज में मेंशन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि कुछ गलतियां जो है RC करते समय यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय क्या गलती होती है कि बच्चे अपना पर्सनल ओपिनियन लिख देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी गलती ये होती है कि पैसेज से बहुत ज़्यादा कॉपी कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट पैसेज से आंसर उठाते हैं और अपने आंसर में लिख देते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं करना है, आपको खुद से फ्रेम करना है। मिसिंग वर्ड्स लाइक वाई, हाउ, एक्सप्लेन एंड डिफरेंशिएट। अब कुछ वर्ड्स को आप मतलब ही गलत समझ लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में वाई पूछा गया है तो आप कभी कभी हाउ का आंसर कर देते हैं, तो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, इसके बाद हम एक अपना PYQ सॉल्व करेंगे जो RIMC के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर में आती है। और नेक्स्ट क्लास में भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल पे रहता है RIMC के एग्जाम में। चलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा पैसेज है। Did Arav reach the parade ground before sunrise? He had practiced every day. वो रोज प्रैक्टिस कर रहा है for the school march past. When the captain praised his discipline, कौन प्रेज कर रहा है? कैप्टन प्रेज कर रहा है आरव के डिसिप्लिन को। आरव अंडरस्टूड, आरव ये समझ जाता है कि रेगुलर एफर्ट जो है वो रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। तो एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट हेल्प्ड आरव बिल्ड कॉन्फिडेंस? व्हाट हेल्प्ड आरव बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि आरव में कॉन्फिडेंस कैसे आया, किस चीज से हेल्प करा? तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आरव अंडरस्टूड दैट रेगुलर एफर्ट्स बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। तो यार ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर प्रैक्टिस वाला कि वो रोज प्रैक्टिस करता है। तो चलो आंसर देखते हैं आप कैसे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। देखो, रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन हेल्प्ड आरव बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो हमने डायरेक्ट ये पैसेज से उठाया, लेकिन जो लिखा है आंसर फ्रेम करा है वो हमने खुद से करा है, खुद की लैंग्वेज में करा है। इसकी जगह आप कुछ और तरीके से भी फ्रेम कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर जो है वो पैसेज से ही होना चाहिए, अपना ओपिनियन नहीं लिखना है, ठीक है। सो द पैसेज से दैट ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे एंड अंडरस्टूड दैट रेगुलर एफर्ट बिल्ड्स रियल कॉन्फिडेंस। तो इस लाइन को पढ़ के हमने ये छोटा सा प्रिसाइज आंसर लिखा है, दैट रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन हेल्प्ड आरव बिल्ड कॉन्फिडेंस। डन। चलिए अब हम करते हैं अपना
PYQ सॉल्व, ठीक है, ये आपका PYQ है जो पिछले साल आपसे पूछा गया है। ये पूछा गया था जून 2023 के पेपर में, ये क्वेश्चन आपके पास आया था। चलिए तो पढ़ते हैं पहले अपने पैसेज को। हमारा पैसेज पढ़ने से पहले एक बार हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि पैसेज में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट, गिव एन एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या कीवर्ड मिला? हमें कीवर्ड मिला है प्रोफेशन, यानी कि ये जो हमारा पैसेज है इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, ठीक है, ये प्रोफेशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, कैन एनी प्रोफेशन बी कंसिडर्ड द बेस्ट, व्हाई। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपका प्रोफेशन आ गया, तो कोई प्रोफेशन क्या बेस्ट हो सकता है और क्यों, ठीक है, अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ भी हमने देख लिया कि पैसेज हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड है। तीसरा है, व्हाट एडवाइस इज बीइंग गिवन टू द यंग स्टूडेंट्स बाय द पैसेज। थर्ड क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिल गया कि हमारे पैसेज में यंग स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एडवाइस दे रखी है रिलेटेड टू देयर करियर, रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया है ना, यानी कि हम अपना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग करके हम यहाँ पर अपना सेंट्रल आइडिया, पैसेज का सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन लुक बैड। हम कैसे अपने प्रोफेशन को बैड दिखा सकते हैं, गलत दिखा सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। अब देखो इसमें आ गया वोकैब वाला, है ना, वोकैब वाला क्वेश्चन आ गया ये। अब वोकैब वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आपको रेडिकुलस डिप्राइव्ड का मतलब नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पैसेज में इन वर्ड्स को ढूंढेंगे और क्या मीनिंग होगा, रिलेटेड मीनिंग क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक बार चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ। ये हमारा पैसेज है, तो फर्स्ट क्या बोल रखा है हमें, इट डज नॉट साउंड। अब हम सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट रीड में देखो, फर्स्ट रीड में चाहे हमने अपने पैसेज को नहीं भी पढ़ा लेकिन हमें आइडिया मिल गया कि हमारा सेंट्रल आइडिया किससे रिलेटेड होगा। फर्स्ट रीड में हमें सेंट्रल आइडिया निकालना था एंड वी गॉट द आइडिया कि हमारा सेंट्रल आइडिया रहने वाला है पैसेज का रिलेटेड टू प्रोफेशन। ओके, या यंग स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस दे रखी होगी। अब हम करेंगे सेकेंड रीड। सेकेंड रीड में हम क्या करेंगे, सेकेंड रीड में हम स्कैनिंग करेंगे। दैट मीन्स हम अच्छे से इसको रीड करेंगे और ये जानेंगे, कीवर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। मेन हमारा काम है स्कैन करना अच्छे से। और थर्ड रीड में हम अपने आंसर्स को पढ़ के इसमें फाइंड आउट करेंगे, पैसेज में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। It does not sound appropriate for anybody to use the profession they belong to as the most important thing on earth to define who they are or what they are. Okay? तो क्या बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि एक इंसान को हम उसके प्रोफेशन के बेस पर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि वो इंसान क्या है या कैसा है। Of course, one must be proud of one's profession. Of course, एक इंसान को अपने प्रोफेशन को लेकर प्राउड होना चाहिए। But to consider a particular profession to be head and shoulders above other is definitely preposterous. यानी कि लेकिन क्या बोल रहा है कि एक इंसान को अपने प्रोफेशन पे प्राउड होना चाहिए, लेकिन एक प्रोफेशन को लेकर अगर कोई ऊंचा फील कर रहा है या ये मान रहे हैं कि एक प्रोफेशन ऊंचा है और दूसरा नीचा है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोल रखा है, इंडेड एवरी प्रोफेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर एक प्रोफेशन इक्वल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। However, it is the nature of time and space that attaches more importance to a particular profession. लेकिन ये नेचर ऑफ टाइम होता है, स्पेस होता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। फॉर इंस्टेंस, when we think of giving our children the best education possible, teachers are very important.
क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है, तो हम क्या सोचते हैं कि टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हेन वी फॉल इल, डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, पीपल इन द यूनिफॉर्म, the army, the navy, the air force and the police are very important। जब हम अपने नेशन की, हमारे देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी वॉच द फुटबॉल वर्ल्ड कप, मैनी ऑफ अस विश्ड वी वर फुटबॉलर्स। और जब हम फुटबॉल मैच देखते हैं तो हम बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें भी फुटबॉलर बनना है। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट द प्रोफेशन दैट मेक्स अस ग्रेट। ये प्रोफेशन नहीं है जो हमें ग्रेट बना रहा है, बड़ा बना रहा है। इट इज़ वी दैट मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट। ये हम हैं जो हमारी प्रोफेशन को अच्छा बना रहे हैं, बेहतरीन बना रहे हैं। If a patient dies in a hospital due to the carelessness of a doctor, the society won't feel great about his or her profession। अगर एक पेशेंट डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल में मर जाता है तो ये हमारी जो सोसाइटी है वो डॉक्टर प्रोफेशन को अच्छा नहीं मानती है। और if a scientist starts about developing a deadly virus to destroy mankind, people of his profession might be seen by the world as viruses। और अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट एक डेडली वायरस को क्या करता है, डेवलप करता है, तो हमारी सोसाइटी हर एक साइंटिस्ट को डेडली वायरस की तरह देखने लग जाती है। ओके, सो ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि ये अपोजिट बता रहा है। व्हेन वी थिंक ऑफ आनंद कुमार सुपर 30 प्रोग्राम दैट हैज सेंट मेनी underprivileged students to IITs, the profession of teaching is seen as something second to none। When we think of how Captain Vikram Batra and Captain Manoj Kumar Pandey laid down their lives for the country, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं लोगों के। we have the highest respect for those who protect the nation। यानी कि हम जब जो बड़े इंसान हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे हैं उनके बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक ये पर्टिकुलर प्रोफेशन इज ग्रेट, बहुत अच्छा है। वहीं हम सोचते हैं जब क्रिकेट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ रिलीजन इन इंडिया, क्योंकि कपिल देव हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो वर्ल्ड है वो हेल्थ केयर प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहा था, बिकॉज दे रिस्क देयर लाइव्स टू सेव मिलियंस ऑफ कोविड पेशेंट्स अराउंड द ग्लोब। So young boys and girls who have started to go to school must know that they should have a big dreams and they must pull out all the stops to achieve their dreams। That means जो छोटे छोटे बच्चे हैं, young girls है, young boys है, उनको ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको मेहनत करनी है, उनको अपने बड़े बड़े सपने रखने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। However, if they do not become responsible and productive citizens of their country after they have achieved their dreams, they cannot be considered asset of the society। और अगर वो रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं बनते हमारी कंट्री के लिए आफ्टर दे हैव अचीव देयर ड्रीम्स, तो उनको एसेट नहीं माना जाएगा हमारी कंट्री का। अब हमारा आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट, गिव एन एग्जाम्पल। अब हमने यही पढ़ा है हमारे पैसेज में कि हम अपने प्रोफेशन को ग्रेट बनाते हैं। हमारा प्रोफेशन हमें ग्रेट नहीं बना रहा, हम अपने प्रोफेशन को ग्रेट बना रहे हैं अच्छा काम करके। और एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना, तो इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करेंगे? दैट वी मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट बाय डूइंग आवर वर्क विद ऑनेस्टी, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सीलेंस। एग्जाम्पल में आप किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे आनंद कुमार का दे रखा है एग्जाम्पल पैसेज में ही, वो पैसेज में से हमने ये एग्जाम्पल उठा लिया। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, डॉक्टर्स का उठा सकते हो ड्यूरिंग कोविड टाइम। ओके, तो जो पैसेज है वो स्टेट करता है दैट इट इज नॉट द प्रोफेशन दैट मेक्स अस ग्रेट, इट इज वी हु मेक आवर प्रोफेशन ग्रेट।
और आनंद कुमार का डायरेक्ट एग्जाम्पल जो है वो हमें पैसेज में मिल रखा है. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर पैसेज. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, कैन एनी प्रोफेशन बी कंसिडर्ड द बेस्ट, व्हाई. तो हमने पैसेज में देखा कि कोई एक प्रोफेशन हम बेस्ट नहीं बोल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम ये चीज बदलती रहती है. सो नो प्रोफेशन कैन बी कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज एवरी प्रोफेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. हमने पैसेज में क्या पढ़ा कि हर पैसेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम किसी एक पैसेज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते. Now our next question is, what advice is being given to the young students by the passage? यंग स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस दी थी, याद करो. यस, यंग स्टूडेंट को ये एडवाइस दी गई थी कि वो अपने बड़े बड़े सपने रखे और उसको अचीव करने के लिए अच्छे से मेहनत करे. दैट यंग स्टूडेंट शुड ड्रीम बिग, वर्क वेरी हार्ड टू अचीव देयर ड्रीम्स एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स. ये हमारा डायरेक्टली किस में बता रखा है, डायरेक्टली हमारा पैसेज में दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी मेक आवर प्रोफेशन लुक बैड. हम अपने प्रोफेशन को बैड कैसे दिखाएंगे, ये भी हमें पैसेज में ही दे रखा है. जब हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे. और एग्जाम्पल में डायरेक्ट दे रखा था आपका कि जब डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स किसी डॉक्टर की वजह से पेशेंट को कुछ गलत होता है, पेशेंट के साथ कुछ भी, तो किसको माना जाता है, कौन सा प्रोफेशन गलत माना जाता है, डॉक्टर्स का. वहीं जब साइंटिस्ट ऐसा कुछ डेडली वायरस बनाते हैं तो सभी साइंटिस्ट को क्या माना जाता है, वायरस की तरह ट्रीट करा जाता है. सो वी मेक अ प्रोफेशन लुक बैड थ्रू केयरलेसनेस, irresponsibility और harmful action. For example, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल है, a doctor causing a patient's death through carelessness. So this is how you will answer. नेक्स्ट हमारा आ जाता है वोकैबुलरी का, जिसमें आपका था फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, रेडिकुलस एंड डिप्राइव. ये आपका होमवर्क है. दिस इज योर होमवर्क एंड हर दिन हर क्लास के बाद आपकी आज से रेगुलर क्लासेस रहेगी और हर क्लास के बाद आपको कोई ना कोई होमवर्क ज़रूर मिलेगा. तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेडिकुलस और डिप्राइव का क्या मतलब होता है एंड आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है वो एक पूरा आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इनमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, हम कॉन्सेप्ट और PYQ दोनों सॉल्व करेंगे. और जब हमारी थोड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, अच्छा बिल्ड हो जाएंगे, अच्छे से बच्चे आ जाएंगे, तो हम अपनी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें साथ साथ हम PYQ सॉल्व करेंगे और आप लोग आंसर कर रहे होंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.